तुम लोगों ने शरीफ माँ बहनों का जीना अजीर्ण कर रखा है। अब तो मैं इस शहर को सनलाइट साबुन से धो के साफ किए बिना नहीं मानूंगा। तेरे को थाने में खांसी आती, घर में गाना गाती है तू। हवलदार महिपाल, कौन है ये लोग? सालिया पेशा करती है साहब। मुखबरी होते ही मैंने कांस्टेबलान मथुरा प्रसाद और शब्बीर अली के साथ छापा मारा और एक इज्जतदार घर में से ये 7 अदद बेइज्जतियां बरामद की। और साहब महीने का आखिर भी है, कुछ केसेस भी तो चाहिए अपन को। केसेस के लिए या अपनी जेब गर्म करने के लिए इन्हें पकड़ कर लाए हो? नहीं साहब। छोड़ दो इन्हें। जिस देश में घी, दूध, दवा, अनाज, शिक्षा, राजनीति और धर्म जैसी चीजें नकली या मिलावटी बिक रही हैं, उस देश में सिर्फ ये औरतें ही बिना किसी मिलावट के अपना शरीर, अपनी इज्जत बेच रही हैं। मुजरिम ये नहीं, मुजरिम वो है जो इन्हें ऐसे काम करने पर मजबूर करते हैं। इनके पते मालूम करके इन सबको अपने अपने घर भिजवाने का बंदोबस्त करो। साहब, आप... अरे यूं किसी के पैर नहीं छूते बहन। बहन? आपने मुझे बहन कहा? जो औरत मेरी माँ, मेरी पत्नी, मेरी प्रेमिका नहीं है, उसे मैं और क्या कहूं? क्या हुआ इन्हें? महिपाल सिंह, जल्दी इन्हें हॉस्पिटल ले जाओ। आप इस लफड़े में क्यों पड़ते हैं साहब? लंका भाई खुद ही भुगत लेगी। नहीं नहीं, मुझे लंका लक्ष्मी के घर मत भेजिए सरकार, मुझे सीधे शमशान भेज दीजिए प्लीज। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ये लंका भाई कौन है? अरे साहब, लंका भाई इस शहर की पावरफुल जबरदस्त औरत है। कोई सरकारी काम करवाना हो, किसी को कॉन्ट्रैक्ट दिलवाना हो तो यूं चुटकियों में दिलवा देती है। बस यूं समझ लीजिए कि लंका बाई का घर इस जिले का एक तरह से सचिवालय है। आइए आइए अर्जुन बाबू, आपका इंतजार करते करते तो इस बांदी की आंखें पथरा गई। कोतवाली से यहाँ आने में आपने 1 घंटा लगा दिया। ये देखिए, आपके लिए विस्की, ब्रांडी, चाय, कॉफी सब चीजों का इंतजाम है। फरमाइए, क्या नोश फरमाएंगे? आपको किसने बताया कि मैं यहाँ आ रहा हूँ? मोर को आने वाली बारिश की कोई खबर देता है अर्जुन साहब? उसे तो हवा में ही महक आ जाती है। उसी तरह लंका लक्ष्मी ने भी हवा में आपकी महक सूंघ ली। जैसे हमारी दुनिया में आपके मुखबिर हैं, उसी तरह आपकी दुनिया में हमने भी कई कुत्ते पाल रखे हैं। नोटों का छिछड़ा देखते ही दुम हिलाने लगते हैं। कहिए, क्या पीजिएगा? इस वक्त मैं ड्यूटी पर हूँ। यूनिफॉर्म में मैं किसी के घर कुछ खा पी नहीं सकता। हाँ, सुना है आपने हमारी एक लड़की को अस्पताल भेज दिया। आपकी मानवता की भावना का बहुत बहुत शुक्रिया। और बाकियों को उनके घर भेज दिया है। अच्छा, घर भेज दिया? आप देखना चाहते हैं अब वो कहाँ है? अर्जुन साहब, जो लड़की एक बार यहाँ आ जाती है फिर उसका कोई घर नहीं रह जाता। ससुराल कहिए तो यही, मैका कहिए तो यही। और हाँ, जिन लड़कियों को आपने घर भेजा था उनके घर वालों ने उन्हें कबूल नहीं किया, वो फिर यहाँ आ गई। तुम लोग जाओ। उसकी वजह यह है कि इन लड़कियों की जिंदगियों की बागडोर आपके हाथ में है। ये जो आप इन लोगों का जिस्म, इनकी खूबसूरती बेचकर पैसे कमाती हैं, ये बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ी नीचता है। इनको जिंदा रखने के लिए और अच्छे पेशे भी हैं। हमें अच्छी तरह मालूम है। जब आपको मालूम है तो फिर आप ये धंधा बंद क्यों नहीं कर देती? कैसी बातें करते हैं आप? समाज के मुंह को खून लग चुका है। हमें समाज की और समाज को हमारी जरूरत है। अर्जुन साहब, इस देश के आधे लोग शराब की दुकानों और हमारे कमरों में अपनी जिंदगियां बिताते हैं। ठेकेदारों को बड़े बड़े ठेके दिलवाने में हमारी जरूरत पड़ती है। छोटी पदवी वालों को बड़ी पदवी दिलवाने में भी हमारा ही हाथ होता है। औरत के जिस्म से मुश्किल काम आसान हो जाते हैं। इसीलिए हम बदलना चाहते हुए भी अपने आप को नहीं बदल पाते। कीड़ा तितली बनना चाहे तो उसे कोई नहीं रोक सकता। चिंतामणि मीरा बनना चाहे तो किसी को एतराज नहीं हो सकता। अच्छा बनने की नीयत होनी चाहिए लक्ष्मी जी। हमें बदलने के लिए समाज को बदलना पड़ेगा। ये तो बहुत मुश्किल है। इसीलिए जैसी चल रही है
चलने दीजिए। नहीं लक्ष्मी जी, हालात से समझौता कर लेना तो बुज़दिली है। मैं आप लोगों के दिलों में दबी हुई नेकी को फिर से जगाने की पूरी कोशिश करूंगा। चलता हूं। अर्जुन बाबू, आप घर जाके नहा लीजिए। क्यों? क्योंकि आप ऐसी जगह आए हैं। शुक्र है आपके अंदर इंसानी जज्बा अभी जिंदा है। क्या हुआ? उसने अंदर से दरवाजा बंद कर रखा है। वो दरवाजा नहीं खोल रही। हट जा। अरे मेरी बात सुन, क्या कर रही हो? आरती, तुम? अरे मुबारक हो, बहुत अच्छी एक्टिंग की तुम दोनों ने। एक कवि के जज्बातों को जोरदार तरीके से पेश करके स्टूडेंट्स के दिलों में तुमने क्रांति पैदा कर दी। मुबारकबाद तो हमें तुम्हें देनी चाहिए। कविता के विचार तो तुम्हारे ही हैं, हमने तो सिर्फ उन्हें अदा किया है। तुम वाकई सच्चे कवि हो। सच्चा कवि वो होता है जो अपने ऊंचे विचारों को सिर्फ कागज पर ही ना लिखे, बल्कि अपनी जिंदगी में उनका अमल भी करे। बिल्कुल, जीवन साथी का यही फर्ज होता है। मतलब यह कि अब तुम दोनों जल्दी से शादी कर लो। मैं उधर जाती हूँ। यहाँ पर अब एप्पल को मार। वाह वाह वाह, क्या निशाना लगा है, शाबाश। भारती, भारती, मुबारक हो। किस बात की? तुम तीरंदाजी के इंटर कॉलेजिएट कंपटीशन के लिए हमारे कॉलेज की तरफ से चुनी गई हो। थैंक यू। भारती, स्पोर्ट्स में और बहुत से खेल हैं, तुमने तीरंदाजी को ही चुना, ये बात समझ में नहीं आई। अर्जुन, हर इंसान के जीवन में एक लक्ष्य होता है, एक मकसद होता है। उस मकसद तक पहुंचने के लिए सच्ची लगन और भरपूर कोशिश चाहिए। इन दोनों को अपने अंदर पनपने के लिए तीरंदाजी बहुत मदद करती है। मैंने ये विद्या इसीलिए सीखी है कि मेरी जिंदगी तीर की तरह हवा का सहारा लेना भी सीख ले और हवा को काटना भी, तभी मैं अपनी मंजिल तक पहुंच सकती हूँ। बिल्कुल ठीक कहा तुमने बात। अरे लो, बातों बातों में मैं तो बताना ही भूल गया कि मुझे पुलिस ट्रेनिंग के लिए बुलावा आ गया है। अच्छा, कब जा रहे हो तुम? आज ही। तुम्हारे जाने की थोड़ी खुशी भी है, थोड़ा गम भी। अर्जुन, हम एक दूसरे के कितने पुराने दोस्त हैं, लेकिन आज हम बिछड़ रहे हैं। इसका गम तो मुझे होना चाहिए भाई। तुम दोनों शादी करके एक दूसरे के जीवन भर के साथी हो जाओगे, अकेला तो मैं रह जाऊंगा ना। अर्जुन, हमारी शादी पर जरूर आना। मुमकिन हुआ तो जरूर आऊंगा। उमाशंकर, हमारी कॉलेज की जिंदगी अब खत्म हो गई है, असली जिंदगी शुरू होने वाली है। याद रखना, जिंदगी में कितनी ही मुश्किलें आए, रुकावटें आए, हम अपना मकसद न भूलें। जिन उसूलों, जिन सिद्धांतों के लिए हम आज तक तीनों लड़ते आए हैं, उनके खिलाफ आवाज उठाते आए हैं, मैं सारी जिंदगी उन्हीं उसूलों पे चलूंगा। मैं कसम खाता हूं। मैं भी कसम खाती हूँ। भारती, उमाशंकर कहाँ है? तुम दोनों की शादी हो गई थी ना, तो फिर तुम लंका बाई के यहाँ कैसे पहुंच गई?
तुम्हारे दोस्त का घर है। मुझे बताओ ना, प्लीज मुझे बताओ। तुम्हारी ट्रेनिंग पर जाने के कुछ ही दिनों के बाद उमा शंकर से मेरी शादी हो गई। यही ललितपुर में उसे नौकरी भी मिल गई। उसने मुझे यहाँ आने को खत लिखा। मैं अकेली चल पड़ी। मगर बहन जी, दिन बहुत बुरे हैं, अकेले सफर नहीं करना चाहिए। अकेले कहाँ, इतने लोग साथ में हैं। फिर ललितपुर सिटी स्टेशन से ऑटो पकड़ के घर चले जाऊंगी। टिकट। ये लड़की किसकी है? मेरी है। इसका टिकट? टिकट? अभी इसे पूरे 5 साल नहीं हुए। क्या 5 साल नहीं हुए? अच्छा हुआ ये नहीं कहा कि पूरे 5 महीने नहीं हुए। क्या? 21 रुपए 60 पैसे निकालो। 10 रुपए 80 पैसे टिकट के, 10 रुपए 80 पैसे फाइन के। अरे वाह, कोई जबरदस्ती है। हिटलर शाही चलाता है। पैसे निकालो। मेरे पर्स के पैसे क्या तेरे बाप के हैं जो निकालो? देखिए बहन जी। हाँ, तू दिखाएगा मुझे? क्या दिखाएगा? दिखा। तुझे क्या मेरी बच्ची 5 साल से ज्यादा की लगती है? कौन गधे का बच्चा कहेगा कि मेरी बच्ची 5 साल से ज्यादा है? आप बोलिए, आप ही बोलिए भाई साहब। वैसे बहन जी ठीक ही कह रही हैं। वैसे मुझे तो बहन जी खुद 16 साढ़े 16 साल से ज्यादा नहीं लगती। 13 साल की उम्र में ब्याही होंगी। बच्चे की उम्र तब भी 2.5 साल से ज्यादा नहीं हो सकती। आपको ये 16 साढ़े 16 साल की लगती है? 16 साढ़े 16 साल की तो नहीं भाई साहब। 19 अगस्त को 21 की हो जाऊंगी। अच्छा बहन जी, मेरा कसूर माफ कीजिए। ये बच्ची तो अभी पैदा ही नहीं हुई, पैदा होने की कोशिश कर रही है। बेबी, तुम्हारा नाम क्या है? ये गूंगी है। जापानी गुड़िया होती तो जापान वालों को पेट भर के गालियां देता, लेकिन ये मूर्ति तो भगवान ने बनाई है। सारी मूर्ति बना डाली और जबान बनाना ही भूल गया। ओह, बेचारी। इसके पिता की जिंदगी में तो इसे बेचारी न कहिए भारती जी। ये क्या है संतालिया जी? ये मुझे बेहोशी के दौरे पड़ते हैं, इसलिए मैं सफर में इसको गले में लटका लेता हूँ। बहन जी, वैसे मुझे बचपन से बड़ा शौक था कि एक बड़ा मकान बनेगा तो उस पर एक नेम प्लेट लगाऊंगा, लेकिन आज तक मकान तो बना नहीं, तो इस प्लेट को मैंने गले में लटका लिया। कमाल है, आप इस दुख में भी हंसते हंसाते रहते हैं। हंसना हंसाना मेरी आदत नहीं, मेरी जरूरत है। उस आदमी पर बेहोशी का दौरा पड़ा। उधर ललितपुर कैंट आ गया। मैंने मुसाफिरों से मदद मांगी, लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की। मैं बड़ी मुसीबत में पड़ गई। उमा शंकर मुझे लेने ललितपुर सिटी स्टेशन पर आया होगा, लेकिन मैं एक बेहोश आदमी को छोड़कर कैसे जा सकती थी? मैं उसे लिखे हुए पते पर ले गई। वहां मुझे एक औरत मिली। उसने मेरा बड़ा शुक्रिया अदा किया। वो बोली, ललितपुर सिटी में कर्फ्यू लगा हुआ है, आज रात यहीं रह जाओ, या फिर मैं एसपी को फोन करके तुम्हारे लिए पुलिस एस्कॉर्ट मंगाती हूँ। तब तक तुम हाथ मुंह धोकर चाय पी लो। फिर मुझे पता चला। बस करो भारती, बस करो। मैं और कुछ नहीं सुनना चाहता। नहीं सुनना चाहते हैं ना, इसलिए मैं अपनी इस कलंकित जिंदगी को खत्म करना चाहती थी। तुमने मुझे क्यों बचाया? क्यों बचाया? भारती, मौत ही हर कहानी का अंत नहीं होती। उमा शंकर एक सच्चा कवि है, और कवि मानव जाति का रखवाला होता है। वो तुम्हारा दुख दर्द समझेगा और तुम्हें जरूर अपनाएगा। सॉरी अर्जुन, भारती के साथ पूरी हमदर्दी होने के बावजूद भी अब मैं इसे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। क्या ये तुम कह रहे हो? अगर तुम्हारे कहने से मैं इसे पत्नी के रूप में स्वीकार कर लूं, तो समाज मुझ पे थूकेगा, मुझ पे उंगलियां उठाएगा, मेरा जीवन नर्क बना देगा। ये मुझे मंजूर नहीं। लेकिन जरा सोचो, तुम एक महान, एक आदर्शवादी इंसान की तरह तो जी सकते हो।
तुम्हारा ये कदम समाज में जागृति पैदा कर देगा। जागृति, आदर्शवाद, महानता, ये सब शब्द प्लेटफॉर्म या मंच पर भाषण देने के लिए ठीक है, पर इनका अमल हम अपने ऊपर नहीं कर सकते। और आज तक वो तुम्हारे बड़े बड़े बोल, वो क्रांतिकारी कविताएं, वो सब तारीफ बटोरने के लिए थी, पैसा कमाने का ढोंग था, इसीलिए मैं सब। बकवास बंद करो। क्रांतिकारी कविताएं सोए हुए समाज को जगाती हैं, भटके हुए इंसान को सही रास्ता दिखाती हैं, और तुमसे बहस करना बेकार है, मुझे और भी काम है, तुम लोग जा सकते हो। अबे ओ माशंकर, तुझे भारती को स्वीकार करना ही होगा, चाहे तुझे इसके लिए मुझे अदालत में ही क्यों न घसीटना पड़े। नहीं अर्जुन, मैं उजले कपड़ों और मैली आत्मा वाले इस आदमी के साथ नहीं रह सकती। ये घर इसकी झूठी कविताओं के सलाम से भरा हुआ है, मुझसे सांस नहीं लिया जा रहा है। इसके शब्द वेश्यों की तरफ पेशा करते हैं। भारती, शराब, मैं किसी अदालत से तुझ जैसे पति के साथ रहने का अधिकार मांगकर अपना अपमान नहीं करूंगी। तू उमाशंकर नहीं, तू उमाशंकर की लाश है, और मैं तेरी पत्नी नहीं, तेरी विधवा हूं। इस मंगलसूत्र को अपनी लाश के साथ अपनी चिता में जलवा देना। आज मेरी आत्मा पर से बहुत बड़ा बोझ उतर गया, मैं आजाद हो गई, चलती हूँ। ठहरो भारती, तुमने पति को तलाक दिया है, दोस्ती को नहीं। और मेरे साथ